यूपी के सिद्धार्थनगर में ज़मीनों की खरीद फरोख्त के कारोबार में हुए व्यापक गड़बड़झाले पर कपिलवस्तु पोस्ट की पहली खोज परख रिपोर्ट आप देख चुके हैं। प्रति वर्ष तकरीबन 1000 करोड़ के फैलते इस काले कारोबार में किस तरह हवाला और विदेशों तक का पैसा लगाया जा रहा है, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। इस अंतिम किस्त में आपको ये पता चलेगा कि ज़मीन के कतिपय कारोबारी किस प्रकार सरकारी कर्मियों की मिली भगत से कानून के खिलाफ जाते हुए 132 की ज़मीनों का नेचर बदलकर उन पर सड़क इत्यादि में बनाकर सरकार को बड़े पैमाने पर चूना लगा रहे हैं। इस प्रकार के मामलों में फिलहाल नगर पंचायत कपिलवस्तु की भूमिका संदिग्ध दिखती है। ऐसे कारनामे जिले भर में कहाँ हुए हैं, ये जांच का विषय है। ये भी बता दें कि 132 की ज़मीन मसलन तालाब, पोखरा, नाला, खाद गड्ढा आदि का नेचर बदलकर कुछ और नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का भी रुख इस पर काफ़ी सख्त है। हमारे इस विशेष इंटरव्यू का आशय जनता को भूमि खरीद व बिक्री के बारे में आगाह करना है। आज की महंगाई में एक एक पैसा जोड़कर आम आदमी बड़ी मुश्किल से एक घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदता है और बाद में पता चले कि उसकी खरीद अवैध है और सरकार जब चाहे उस पर बुलडोज़र चलवा सकती है, तो उस पर क्या बीतेगी। ऐसे में ज़मीन खरीदने से पहले उसकी जांच परख जरूरी है। मुमताज़ साहब, सिद्धार्थनगर ज़िले का जो विकास हो रहा है, तो यहाँ ज़मीनों का कारोबार बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हर विकास क्षेत्र में ये सब होता रहता है और आपने ज़मीनों खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़े का मामला बहुत तेज़ी से उठाया है। कई प्रकरणों का खुलासा आपने किया है। तो ये बताइए कि ज़मीनों के प्लाटिंग में जो बेईमानी होती है शुरू से आखिर तक बताने की कोशिश कीजिए कि ये गड़बड़ियाँ, ये घोटाले कैसे शुरुआत में तय होते हैं। देखिए, ये ज़मीनों का कारोबारियों ने कोई किसी भी विकसित जनपद का, किसी भी विकसित क्षेत्र का सारी प्लानिंग जो बनती है सरकार की तरफ से, उसको धता बताते हुए उसको कैसे ठेंगा दिखाते हैं, सब कानून को ताक पे रख करके नियमों के विपरीत काम करते हैं। आज इसी वजह से समस्या पैदा होती है, जगह जगह शहरों में भी समस्या पैदा हो रही है कि लोगों की नाली की समस्या होती है, सड़कों की समस्या होती है, सड़कें सकरी होती हैं, सरकार फिर ध्वस्तीकरण करती है, बिजली के पोल लगाने की समस्या होती है, अंडरग्राउंड केबल बिछाने की समस्या होती है। तरह तरह की समस्याएं जो पैदा होती हैं सिर्फ इन अवैध प्लाटिंग करने वालों कारोबारियों की वजह से ही पैदा हो रही है जगह जगह। जब गवर्नमेंट ने एक नियम बना दिया, एक कानून बना दिया कि आप किसी भी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में अगर आप विकास करना चाहते हैं, लोगों के घर बनाने की आवश्यकता है, फैक्ट्री या किसी कारोबार करने की आवश्यकता है, तो पहले उन भूमियों को, उन भूस्वामियों का या कोई भी ऐसी जमीनें हैं तो उसको आप धारा 80 के तहत आकृषक घोषित कराइए। सही है, आकृषक घोषित कराइए। आकृषक घोषित कराने के बाद उस जमीन का आप प्रॉपर वे में नक्शा प्लान बनाइए, उसकी प्लानिंग को पास कराइए। प्लानिंग नक्शा बनवाने का प्रावधान है, नक्शा अप्रूव कराने का प्रावधान यह है कि अगर किसी नगर पालिका क्षेत्र में है, किसी विनियमित क्षेत्र में है, किसी नगर पंचायत क्षेत्र में है या किसी प्लान्ड एरिया में है, उससे आप पास कराएंगे। ये जो रूरल एरिया में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, तो कानून यह है कि जिला पंचायत से आप नक्शा पास कराइए और नक्शा पास कराने के बाद आपको रेरा में रजिस्ट्रेशन मस्ट है। भारत में, पूरे भारत में रेरा इसीलिए बनाया गया है और उत्तर प्रदेश में पूरा लागू है, ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू है, ताकि किसी भी क्षेत्र को विकसित करने के लिए उसको ढंग से प्लानिंग किया जा सके और उसके साथ साथ जो खरीदार होता है, जिसने मकान बनाने के लिए जमीन को किसी प्राइवेट व्यक्ति के साथ खरीदा है, तो उसके साथ भी धोखा ना हो, उसको भी ढंग से सड़क मिले, ढंग से नाली मिले, ढंग से बिजली की सुविधा मिले, सारी विकास की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पार्क मिले उस प्लानिंग एरिया में, अन्य सुविधाएं मिले उसको, सारी सुविधाओं के लेने के लिए रेरा कानून बनाया गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जनपद भी विकास की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है और विकसित दिन ब दिन कर रहा है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये जमीन की अवैध कारोबारियों ने इसको कतई ध्यान नहीं दे रहा। नहीं, इसमें चोरी कैसे करते हैं? इसमें चोरी ऐसे करते हैं, जैसे मैंने एक मसला उठाया बर्डपुर नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत इस जनपद में, वहां लगभग 200-300 प्लाटिंग हो गई। तो मेरी नजर पड़ी कि ये 200-300 लोगों को जो प्लाटिंग की गई है लोगों को, उसमें जाने का तो रास्ता नहीं मैंने देखा। जब सरकारी अभिलेख मैंने देखा, सरकारी नक्शा,
तो उस 200-300 प्लाटिंग जो की गई लोगों को और बेच दी गई उन लोगों को, उनमें जाने का रास्ता नहीं। जाने का रास्ता कौन सा इंक्रोचमेंट किया गया? जो 132 की लैंड थी। 132 की मतलब वो सरकारी नाली की जमीन थी और सरकारी मेखड़ा नाला की जमीन थी जी। मतलब 1 इंच किसी की प्राइवेट जमीन नहीं थी और उस जमीन को कब्जा करके रास्ता बना लिया गया जो सरकार की थी और उसको कब्जा करके उसको रास्ता बना करके और उसको बना लिया गया 200 लोगों को। अब बताइए कल को ये समस्या खड़ी होगी 132 की लैंड को कभी भी सरकार जब चाहे, कानून है कि 132 की भूमि का विधा परिवर्तन नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। जी। उसे कोई नहीं कर सकता पूरे भारत में। वह नाला और नाली ही रहेगी। अब 200-300 जो खरीदार हैं, क्या उनकी सारी पूंजी, सारे पैसे नहीं फंस गए? कल कोई समस्या नहीं खड़ी होगी, लोगों का आंदोलन होगा कि नहीं भाई ये रास्ता है। अब ये अवैध कारोबारियों ने ऐसा कर दिया। तब तो ये कारोबारी कम भूमाफिया इनको कहना चाहिए। तो ये भूमाफिया हैं और ये साबित भी हुआ जब हमने जो हमारे एक बहुत ही अच्छे जिलाधिकारी जो हमारे जनपद में हैं, इनको जब इनके संज्ञान में मैं लाया, गणपत राजा की बात कर रहे हैं। जी, इनके संज्ञान में मैं लाया तो इन्होंने 2 सदस्यीय, एक अनुभवी और एक सीनियर अधिकारियों की, एसडीएम की 2 लोगों की कमेटी बनाई। उन्होंने जांच किया और जांच में देखिए स्पष्ट रूप से उन्होंने सारी बातें उन्होंने लिख दिया। ये 2 अधिकारियों की जांच रिपोर्ट है जिसमें श्रीमती प्रियंका चौधरी जी हैं, सामने दिखाए दर्शक भी हमारे, श्री शेखर राय हैं। 2 अधिकारियों की जांच रिपोर्ट आई जिसमें सारी चीजें, मेरी शिकायतों को स्पष्टता 100% सच पाया और यह भी लिखा। इस रिपोर्ट के बाद वहां के लेखपाल और कानूनगो को निलंबित भी जिलाधिकारी ने कर दिया। और यही नहीं, इन्होंने धारा 80 तो कराया ही नहीं था। इन्होंने, होता क्या है कारोबारियों का जाल कि ये काश्तकार से पहले जमीन का एग्रीमेंट अपने नाम कराते और उसके बाद उस जमीन को काश्तकार से सीधे बैनामा करा देते हैं खरीदार को। नहीं तो आपकी बात से तो ये लगता है कि ये प्रमाणित है कि ये भूमाफिया कौन है जिन्होंने सरकारी जमीन को हड़पा। तो इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं आप? ये प्रमाणित है। देखिए, एक तो ये भूमाफिया जो हैं, इन्होंने आइए रोज ग्रीन सिटी नाम से एक कंपनी फर्जी बना रखी है। अच्छा। ये उनकी तमाम रसीदें जो मेरे पास हैं, जी। उनकी देखिए तमाम सैकड़ों रसीदें, क्योंकि इन्होंने सैकड़ों की तादाद में प्लाटिंग की जी। ये उनके कंपनी का नाम है जी। ये उनके द्वारा कराया गया ये काम है। आई रोज ग्रीन सिटी जो फर्जी पूरी तरीके से और ये फर्जीवाड़ा किया गया और इन्होंने इस कंपनी के नाम से प्लाटिंग किया और प्लाटिंग करके इनका नाम, ये इसके 2 डायरेक्टर हैं जी, एक शमीम अहमद, एक इकबाल अहमद। इनका पूरा परिवार उसमें शामिल है। इसमें इनके परिवार में कोई भी बालिग ऐसा नहीं है जो इस भूमि के कारोबार में सम्मिलित ना हो। सबके नाम से जमीनें बैनामा, सब अवैध तरीके से जमीनों को बैनामा करके और इन्होंने किया, जबकि इनकी हैसियत 4-5 साल पहले कुछ नहीं थी जी। अचानक करोड़ों का कारोबार कैसे कर रहे हैं, ये तो जांच का विषय। कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है, ये तो जांच का विषय। और जैसे आप पहले बता चुके हैं कि इसमें मुझे लगता है कि हवाला का भी पैसा लगा हुआ है या इस तरीके से कुछ अवैध धन इनको कहीं से काला धन मिला है, तो ये तो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। कैसे ये मामला, इस पर जैसे मेरे पास इसके सबूत हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने जितने इसमें दरखास्तें दी, जिलाधिकारी ने सब पर कार्रवाई भी किया। ये देखिए, निर्णायक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। निर्णायक कार्रवाई शुरू हुई, जिलाधिकारी ने किया है। जैसे जिलाधिकारी ने उन्होंने जो एग्रीमेंट कराया, एग्रीमेंट कराने के बाद काश्तकार से सीधे जमीन के खरीदारों को जमीनों को बिकवा दिया। उसका देखिए नोटिस है, जिलाधिकारी ने नोटिस जारी किया। इसको नोटिस तक सर्व नहीं हो पा रही थी जी। नोटिस भी सर्व नहीं जिलाधिकारी की, इसको नहीं हो पा रही थी। जिलाधिकारी ने एक अखबार में इस नोटिस को प्रकाशित कराया है जो लगभग 29-30 लाख के आसपास है जी। जो इसने वो कराया, एग्रीमेंट कराया। एग्रीमेंट के बाद जो बैनामा सीधे काश्तकार से करा दिया। जो रजिस्ट्री का डिफरेंस था, जो रजिस्ट्री विभाग की चोरी की गई, उसका ये 30 लाख है। सिर्फ रजिस्ट्री विभाग का, एक विभाग की ये चोरी है। और इस लगभग 30 लाख की चोरी का जिलाधिकारी को अखबार में
नोटिस इसका नोटिस प्रकाशित अच्छा, कराना एक पड़ा। बात ये है कि जैसे आपने कहा कि 132 की जमीन की जो प्रकृति थी, नेचर था, बदल दिया इन्होंने। हाँ। तो ये जो नगर पंचायत की सीमा के अंदर आता है, हाँ। तो जाहिर है इसमें नगर पंचायत कर्मी भी शामिल होंगे। निश्चित तौर पर शामिल है, ये इस रिपोर्ट में भी है। इस रिपोर्ट में है कि एक सड़क थी जो बड़पुर से पलटा देवी के मार्ग पर वो स्वीकृत थी, कार्य योजना भी उसकी बनी थी जी। जुबेर के घर से सरिता के घर तक, जी। और वहां सरकारी चक्रोट भी है, और वो स्वीकृत थी, कार्य योजना में स्वीकृत थी, और उसका टेंडर भी हुआ था जुबेर के घर से सरिता के मकान तक। जी। लेकिन उसको नगर पंचायत की मिली भगत से वो सड़क वहां नहीं बनाई गई, वो सड़क इस अवैध कारोबारी के जमीन की गई प्लाटिंग को लाभ पहुंचाने के लिए, सिर्फ वहां कोई आबादी नहीं है, वहां बना दी तो गई। हम ये कहते हैं, तो एक पर्टिकुलर उदाहरण रहा आपका बड़पुर का। तो इस तरीके के कारोबार तो पूरे जिले में हो रहे होंगे। जिले में पूरा बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगा के हो रहे हैं, पूरे होर्डिंग और बैनर लगा के हो रहे हैं। और हमारी जो राजस्व विभाग की तहसीलें हैं जो उसको देखरेख करती हैं जमीनों के बारे में, जिन जिन विभागों की जिम्मेदारी है कि ये इस तरीके से संगठित रूप से अपराध हो रहे हैं। आज इसी नाते मैं जो कह रहा हूं कि विकसित जनपद है, जी। आज सड़कों की समस्या हो रही है, सड़कें सकरी हो जा रही जी। हैं, नालियां नहीं रह रही, इन अवैध कारोबारियों की वजह से। तो आज वो उदाहरण दे रहा हूं ना कि 200 प्लाटिंग हो गई, 200 मकान वहां बनेंगे, और 200 मकान जहां बनेंगे वहां के लिए रास्ता 132 की लैंड को कब्जा करके बनाया गया। अब उन लोगों को जब रास्ता नहीं मिलेगा तो आंदोलन करेंगे। तो मेरा ख्याल यह है कि इसी तरीके के जो आकृषकीय भूमि होती है, जो कृषि भूमि होती है, इसके बिना तरमीम कराए हुए इस पर जो मकान आवास बना के लोग बेच देते हैं, ये कानून भी है। तो भविष्य में ऐसे ही मकान तोड़ने में प्रशासन को आसानी हो जाती होगी, इलीगल होने की वजह से। यही दिक्कत होती है, लोग जो धोखा खा रहे हैं। अगर ये सारी चीजों को, जैसे कहीं कोई जमीन बिक रही है, प्लाटिंग हो रही है, मकान बनने हैं, तो उसे पहले धारा 80 होना चाहिए। धारा 80 कार्रवाई तहसील करती है, एसडीएम करते हैं। धारा 80 जब हो जाती है तो उस पर नक्शा पास होना चाहिए, जो भी संबंधित क्षेत्र जिसका है जी। नक्शा पास होना चाहिए। नक्शा पास होता है तो कम से कम ये देखा जाता है कि रास्ता कितना चौड़ा है, नाली है कि नहीं है, बिजली का रास्ता है कि नहीं है, और सारी मूलभूत सुविधाएं वहां हैं कि नहीं है। ये सारी चीजों को देख करके नक्शा पास हो जाता है, तो दिक्कत नहीं होती फिर आगे चल के भविष्य में। तो आप जनपद के जो ऐसे बेचारे जो क्रेता हैं जिन्हें इस तरीके के कानून की जानकारी नहीं है, और ये भूमाफिया जो है जमीनों का फर्जीवाड़ा करके अपना तो करोड़ों कमा करके उनको संकट में डाल रहे हैं क्रेताओं को, तो ऐसे क्रेताओं से, इस तरह के क्रेताओं से आप क्या कहना चाहेंगे जमीन के खरीदारों? मैं तो कहता हूँ ऐसे जो भी जमीन के कारोबारियों से, ऐसे कारोबारियों से जमीन को ले रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हें ये देखना चाहिए कि इस जमीन का धारा 80 है कि नहीं है, इस जमीन का नक्शा पास है कि नहीं है, नक्शा अप्रूव्ड है कि नहीं है, और जो व्यक्ति ये कारोबार कर रहा है उसका रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन है या नक्शा से नहीं। मतलब भवन का नक्शा नहीं है, भवन का नक्शा, प्लाटिंग का नक्शा। भवन का नक्शा तो बात की बात है। जी, प्लाटिंग का नक्शा। जैसे रूरल एरिया में किसी को भवन का नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं, भवन का नक्शा पास कराने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ विनियमित क्षेत्र में है, नगर पंचायत नगर पालिका क्षेत्र में है, अन्य क्षेत्रों में, रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ जिला पंचायत द्वारा जमीनों का नक्शा पास होना जरूरी है, जो प्लाटिंग करते हैं, ना कि कोई व्यक्ति मकान बना रहा हो उसे नक्शा पास करवाना है, ऐसा उसके लिए बाध्यता नहीं। ठीक है दादा, आपने कबीर वस्तु पोस्ट से बात किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और अच्छी खबरों के लिए हमेशा देखते रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कबीर वस्तु पोस्ट को। धन्यवाद। कारोबारी के विरुद्ध शिकायत पर मनोज कुमार उप जिलाधिकारी इटवा न्यायिक जो है कि जांच आख्या में अवैध काले धन के लेन देन की पुष्टि हुई, जिस पर शासकीय अधिवक्ताओं ने भी अपराध मानते हुए मुकदमा दर्ज करने की संतुष्टि दी। अभी तक इस मामले में क्या हुआ सर? इस मामला पर अभी कार्रवाई प्रचलित है। इसका मामला काफ़ी हद तक कार्रवाई हो गया। इसमें 3 तरीके के प्रकरण हैं। एक तो जो बिना आबाद का लेके हुए इन लोगों ने सड़क उड़क बना लिया, तो फिर इसके संबंध में तत्कालीन जो ईओ है
जिन्होंने वो सड़क का स्वीकृति किया है, इनके खिलाफ शासन पे हम लोगों ने संदर्भित कर दिया है, इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई संशोधित करने के लिए। और दूसरी बात, इसमें स्टाम्प का चोरी भी है, लगभग 28 लाख के आसपास। इसमें एसडीएम और एआईजी स्टाम्प का एक जॉइंट रिपोर्ट आया, लगभग 28 लाख का। वो नियम अनुसार इसका वसूली का प्रकरण जिलाधिकारी का कोर्ट में लगातार चल रही है। और तीसरा प्रकरण जो कालाधन का जो ट्रांसैक्शन है, इसके संबंध में जो हमारा एसडीएम साहब ने जांच करके दिया, तो फिर इसका कार्रवाई प्रचलित है और फाइल चल भी रहा है। सर, डॉक्टर